नमस्कार। वॉइस फॉर ब्लाइंड के समान ज्ञान प्रभाग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि हेलीकॉप्टर मनी, सुंदरवन, भारत में प्रचलित विभिन्न श्रम कानून का संक्षिप्त विवरण, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया जा रहा है और इसे डू यू नो की 8वीं सीरीज के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग के माध्यम से सुंदरवन एक बार फिर से चर्चा का विषय बना रहा। पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा बताया गया कि 2018-19 में 88 बाघ थे, जो कि 2019-20 में बढ़कर 96 तक हो गए हैं। अब जानते हैं कि आखिर सुंदरवन है क्या। सुंदरवन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ये 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीज़न शामिल है। दक्षिण 24 परगना डिवीज़न में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीज़न में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। ये भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदली वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण ये वन सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरवन को वर्ष 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। इस क्षेत्र में 104 द्वीप हैं, जहां जीव जंतुओं की लगभग 2487 यानी 2487 प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। ये रॉयल बंगाल टाइगर तैर भी सकता है। अब जानते हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। हाल ही में कोरोना काल से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति दिलाने के लिए हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। ये हेलीकॉप्टर मनी एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उद्देश्य किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना होता है। इसमें बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर इसे जनता में बांट दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है। परिणामतः अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाती है। इस हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी। ये मूल रूप से एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने को दर्शाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस शब्द का इस्तेमाल एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग करने के लिए किया था। इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और मांग एवं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी वितरण करता है। वॉइस फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 2011 से दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके तहत समाचार एवं सामान्य ज्ञान का प्रसारण व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित सामान्य ज्ञान एवं समाचार का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com पर अपना विवरण देते हुए मेल करें तथा साथ ही अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड के इस प्रयास को अन्य वेबसाइट पर या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग न करें। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। ज्ञात होने पर सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। अब जानते हैं कि भारत में प्रचलित विभिन्न श्रम कानून कौन कौन से हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर
राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के उपाय के रूप में आगामी 3 वर्षों के लिए सभी व्यवसाय और उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। इस अध्यादेश का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों को कुछ लचीलापन प्रदान करना है ताकि उद्योग और व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों के रोजगार की रक्षा की जा सके और कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आ रहे लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई प्रवासी श्रमिक केरल, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से वापस लौट रहे हैं। इन्हें रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में श्रम कानून किस प्रकार है। भारतीय संविधान ने देश के श्रम कानूनों के बदलाव और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय संविधान के भाग 3 को श्रमिक कानून के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया, जिसमें कानून के समझ, समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध जैसे विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान का भाग 4, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में कार्य करना है। गौरतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानून के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु ये भारत में श्रम कानूनों को बेहतर बनाने के लिए विधायिका को एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये जानना जरूरी है कि श्रम भारतीय संविधान के तहत एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य अपने स्वयं के कानूनों को लागू तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि श्रम न केवल उत्पादन में बल्कि अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स जैसे क्लासिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के मुख्य स्रोतों के रूप में श्रम को प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रकार श्रमिक किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य और केंद्र सरकार का प्रमुख दायित्व बन जाता है। यदि श्रम कानूनों में बाजार और श्रमिकों के जरूरी हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ऐसे में उद्योगों का विकास काफी सीमित हो जाता है। मौजूदा परिस्थिति में सरकार ऐसे उपाय करे जिनसे अधिक से अधिक विकास किया जा सके और श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी न हो। इसी के साथ हेलीकॉप्टर मनी, सुंदरवन और भारत में प्रचलित विभिन्न श्रम कानून का संक्षिप्त विवरण यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।